हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेर। आई एम योर टीचर सुशील जैन। और आपका रिजल्ट आई होप कि अच्छा आया होगा। अगर आप ये वीडियो जिस टाइम आप वीडियो देखे होंगे उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा और आई होप कि आपका सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। तो जिनका अच्छा आया हो कंग्रेचुलेशंस, और जिनका थोड़ा बहुत रह गया हो, कुछ मार्क्स से एक्सपेक्टेड ना हो वैसा, वो निराश मत होइएगा क्योंकि अभी एग्जाम आपके लाइफ में बहुत आने हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम था, 10th क्लास का। ओके, तो प्रिपरेशन अभी आपको बहुत करनी है। चलिए, तो हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां आपने केमिस्ट्री को थोड़ा सीख लिया है कि केमिस्ट्री क्या होती है, क्या मैटर होता है, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, क्या कैलकुलेशन करनी होती है, क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली मोल कंसेप्ट क्या होता है, वो आपने सीख लिया। जब आपके हर चैप्टर में आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, हर जगह आएगा मोल कंसेप्ट का, वो आपने अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, चलिए, तो अब आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल बढ़िया वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत इजी लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत इजी चैप्टर था, आप कहाँ से लेके आ गए। तो बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, मजे लेके पढ़िएगा। बिल्कुल बहुत कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, थोड़ी बहुत है बट इतनी नहीं है कैलकुलेशन लंबी। और थ्योरिकल टॉपिक है आपका, बिल्कुल इजी टॉपिक और बेसिक सा है, बिल्कुल जैसा आप 9th में पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही बेसिक सा मैं पढ़ाऊंगा। ज्यादा हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे कि सर भी तो बहुत हाई हो गया, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से नहीं जाने दूंगा, आपके यहाँ अंदर घुसेगा दिमाग के। ठीक है, चलिए, तो आज टॉपिक स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम बता दूं, पक्का कर दे क्लोज, सॉरी ओपन कर दें। क्लोज क्या करें भाई, अभी तो ओपन करना है, तो ओपन कर दें चैप्टर का नाम, बिल्कुल। चलिए जी, कर देते हैं। तो आपके चैप्टर का जो नाम है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है आपका स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बुक में आपकी, ये आपको ढूंढना होगा कि सर ये कौन चैप्टर करवा गए हमें। मैं आपको चैप्टर नेम नहीं बता रहा हूं, वो आपको ढूंढना होगा कि सर ये चैप्टर करवा गए आज तो हमें। लेकिन हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर वाला, बहुत ही आसान सा और बढ़िया चैप्टर है आपका। मजा आएगा आपको सीखने में इसको, स्टेट ऑफ मैटर को। हमें स्टेट ऑफ मैटर में पहले तो ये सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद ही हम आगे टॉपिक पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए, मैटर की फिजिकल बेस पे 5 स्टेट वैसे आपको मैंने बताई थी कि 5 स्टेट होती हैं, बट डिस्कशन जो ज्यादातर होती है वो सिर्फ अभी 3 ही स्टेट के बारे में होती है, और वो 3 स्टेट आपने पढ़ी हुई है 9th 10th में आपके पढ़ी हुई है आपने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की आपकी कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी, वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें से इस चैप्टर में आपको ज्यादा अच्छे से जो पढ़ना है वो गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम गैसियस स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से इस चैप्टर में सीखेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत इसमें लिक्विड स्टेट भी पढ़ते हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट यूज नहीं होता कंसेप्ट इतने, तो फिर हम लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं। और जो आपका सॉलिड स्टेट है भैया, ये सॉलिड स्टेट आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर उन्होंने बना दिया, इतना इंपॉर्टेंट ये होता है कि भैया ये आपको पढ़ाया जाता है 12th क्लास में, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तब ये आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए होता है। सॉलिड हो गए ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गए, तो थोड़ा सा आपको और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि आप सॉलिड स्टेट पढ़ सको। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा 12th में। हाँ, जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी है कि सर इतना 100 तक कौन वेट करेगा 12th तक, तो बेटा अभी मैं 12th का लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं आपको सॉलिड स्टेट करवाऊंगा, तो आप वहां जाकर भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो इसके लिए मैं अलग से बिल्कुल चैप्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा, वहां पर अलग से इनको देख सकते हो। क्लियर हो गया। लेकिन भैया पहले तो इन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, लिक्विड पे और गैस पे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे आज कि चैप्टर में हमें क्या सीखना है और क्या पढ़ना है। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। चैप्टर में इंटरेस्टिंग लगा होगा कि सर ये तो मैं आता था, ये तो बहुत इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, और इजी है तब होता भी है। ठीक है, चलिए तो इसको साफ करते हैं। हाँ जी, अब देखिए, कोई भी मैटर है, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैटर की 3 अलग अलग स्टेट क्यों हैं। सबसे पहला जो बेसिक दिमाग में आपके क्वेश्चन आना चाहिए, जो मैं बच्चों से आके पूछता हूं, सबसे पहले पूछता हूं, यही पूछता हूं, बेटा सभी चीजें सॉलिड क्यों नहीं है, या सभी चीजें लिक्विड क्यों नहीं है।
या सभी चीजें गैस क्यों नहीं है, हर चीज अलग क्यों है, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है। या हम ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा कौन सी चीजें ऐसी है जो सॉलिड बनती हैं, कौन सी चीजें ऐसी है जो लिक्विड बनती हैं, ये कौन सी ऐसी है जो गैस बनती है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना सोचने का, हमने आज तक सोचा ही नहीं है बात कि भैया सभी चीज गैस क्यों नहीं हो सकती, सभी लिक्विड क्यों नहीं हो सकती, सभी सॉलिड क्यों नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, साइंस पढ़ रहे हैं तो रीजन तो होगा। तो आज हमें क्या देखना है, आज हमें पहले तो वो रीजन समझना है कि भैया कौन से ऐसे रीजन है जिन रीजन की वजह से मैटर की तीन अलग अलग स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, या जितनी भी स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट मेनली तीन की बात हो रही है। तो वो तीन स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती हैं, उसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे टॉपिक पे जाएंगे, अलग अलग स्टेट को अलग अलग पढ़ेंगे। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्या आता है दिमाग में पहला क्वेश्चन कि मैटर की स्टेट डिफरेंट एग्जिस्ट क्यों करती है, व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। आपके जो 9th 10th की टीचर आपको पढ़ाते हैं साइंस, तो वो भी ये क्वेश्चन आपको बताते होंगे, शायद बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो अब चल जाएगा पता, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्यों मैटर की डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग स्टेट क्यों है भाई सर, हमें तीन स्टेट क्यों पढ़नी पड़ेगी, सॉलिड आप अलग पढ़ाओगे, लिक्विड आप अलग पढ़ाओगे, गैस आप अलग पढ़ाओगे, इससे अच्छा तो एक ही स्टेट होती, हम एक ही तो पढ़ लेते। लेकिन बेटा सोच के देखो कि अगर सभी चीजों की एक ही स्टेट होती तो कितनी प्रॉब्लम होती। अगर पानी गैस होता तो पी पाते नहीं, सॉलिड होता तो पी पाते नहीं, बर्फ को पी पाते हो नहीं पी पाते, उससे पहले उसको मेल्ट करना पड़ता है। इसका मतलब हर चीज जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहने में ही उसकी बहुत अच्छी भलाई है, तभी उसका यूज ज्यादा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब जैसे कुछ गैसेस हैं जो हार्मफुल हैं, तो उसको स्टोर कर रखना पड़ता है ना हमें, क्योंकि गैसेस फॉर्म में हो सकता है हमारे नुकसानदायक हो। तो हर चीज की जो स्टेट दी गई है, बुक्स मान लीजिए, बुक्स आपकी लिक्विड होती तो सारा बस बैग में बह जाती, लेकिन वो तो बहती नहीं है, वो तो सॉलिड है, टिकी रहती है। तो इसका मतलब हर चीज का जिस स्टेट वो दिया गया है नेचुरली, उसमें रहे तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, उसमें वो यूजफुल है। तो भगवान ने या साइंस ने या नेचर ने कुछ सोच के हमें मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट्स दी हैं, वो तो बात हो गई, लेकिन क्यों दी हैं, क्या रीजन है कि तीन अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। साइंस ने इसका आंसर ढूंढा है, तो वो आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि क्यों मैटर की तीन अलग अलग स्टेट या जितनी भी स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो दो रीजन है उसके भैया, जिनके बेस पे कोई भी एग्जिस्ट करती है। मैं रीजन देने से पहले आपको रीजन समझा देता हूं, फिर आपको रीजन जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने 9th से 10th में टॉपिक पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट के अंदर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड में वो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और गैस वाले केस में वो डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ रही है। अब दो चीजों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब उन दोनों के बीच में दोस्ती अच्छी नहीं है। अब आपका और आपका दोस्त अगर दूर दूर हो जाए, क्यों हो रहा है दूर दूर आपसे, क्योंकि आपके बीच की बॉन्डिंग, आपके बीच की दोस्ती अच्छी नहीं रही। तो वही बात शायद यहां भी होगी कि भैया दो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है, इस वजह से वो दूर होते जा रहे हैं। यानी सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास है, मतलब उनके बीच की दोस्ती बहुत अच्छी है। कैसी दोस्ती है, बिल्कुल तारक मेहता के उल्टा चश्मा जैसी दोस्ती है कि सभी एक साथ मिलके रहते हैं, क्लोजली रहते हैं, है ना। फिर लिक्विड में क्या डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है मतलब अब उतना मामला बॉन्डिंग वाला नहीं है। लेकिन जब पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर हो गए, एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो उस केस में क्या बन गया, गैस बन गया। जैसे बिग बॉस में होता है कि सभी आपस में कंसिस्टेंट लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि अगर तीन डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो तीन डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच की जो दोस्ती है वो तो में अलग अलग है। सॉलिड में दोस्ती स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में दोस्ती थोड़ी सी कम है, गैस में दोस्ती और कम है। तो उस दोस्ती को क्या कह रहे हैं, उस दोस्ती को बोलते हैं भैया बॉन्डिंग या फोर्स। फोर्स तो कहेंगे, बॉन्ड एक फोर्स है, अट्रैक्ट करके रखेगा तो बॉन्ड बना रहेगा, अट्रैक्ट करके नहीं रखेंगे, फोर्स नहीं रहेगा उनके बीच में तो नहीं रहेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन हम पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहिए। तो वो इंटरमोलिक्यूलर मोलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर बनता है, एटम से और मोलिक्यूल से।
तो किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, खास बात ध्यान में रखिएगा, मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है, नोबल गैसेस के अंदर एटम्स होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये बात समझ आ गई, क्या बोल रहे हैं उसको, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। हाँ, एटम के बीच में काम कर रहा है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहा है। आपका जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये क्या कर रहा है, ये आपस में जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर। तो हमें इंट्रा नहीं पढ़ना है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको इंटर बता रहा हूं। इंटर मतलब ये है कि जो ये पूरा मॉलिक्यूल है HCl का, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल है पूरा HCl का, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बनी हुई है ना, पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन बोल रहा हूं ना मैं, तो उसको बोल रहे हैं हम इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा नहीं, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि भाई मैटर की डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के पार्टिकल्स में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, या पहला रीजन क्या लिख सकते हैं कि भैया स्टेट डिपेंड करती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पर। इसको मैं कर लेता हूं साफ ताकि आपको दो बार ना दिखे। तो ये हो गया हमारा पहला रीजन कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है आपका, और क्या रीजन हो सकते हैं आपके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए इससे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आते हैं छुट्टियों में या कभी भी किसी भी फंक्शन वगैरह में गेस्ट आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके घर में जो बच्चा होता है, मान लीजिए आप भी सब छोटे बच्चे, तो आपको वो 50 या 100 रुपए दे देते हैं गिफ्ट लेने के लिए, बेटा अपना गिफ्ट या आपके लिए सामान ले लेना कुछ खाने पीने का, 100 या 50 रुपए आपको दे देते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए दीजिए। अब जब तक आपके पास 100 रुपए है ना, तब तक आप घर में घुसने का मन नहीं करेंगे, आपका मन होगा ही नहीं घर में घुसने का। भाई बाहर शॉप पे रहेंगे, कभी ये खा लिया, कभी ये देख लिया, कभी गेम खेलने चले गए, कभी कुछ, जब तक 100 रुपए, मतलब आप भागे जा रहे हो। आपके पास क्या है, एक टाइप की एनर्जी आ गई, किसकी फॉर्म में, 100 रुपए की फॉर्म में, कि 100 रुपए आ गए तो घर से बाहर फुर, और जैसे ही 100 रुपए खत्म वापिस अपने घर को आ गए। क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आ गए, तो लौट के बुद्धू घर आ गए, पैसे खत्म तो पैसा हजम, ओके, खेल खत्म पैसा खत्म। तो अब यही बात हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में अप्लाई कर रहे हैं बेटा। अब देखो गैस में क्या है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर हैं एक दूसरे से, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि वो उनके पास एनर्जी बहुत है, टिकते ही नहीं है एक जगह। टिके तो बॉन्ड बने ना, टिक ही नहीं पा रहे हैं, इसके पास एनर्जी ये भाग गया, इसके पास एनर्जी ये भाग गया, तो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, दूर दूर रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं बन पाएगी। तो दूसरा रीजन क्या दिख रहा है हमें, दूसरा रीजन दिख रहा है कि पार्टिकल्स के पास एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी थोड़ी सी है मूवमेंट करने के लिए, भाई भाग ही नहीं पा रहे हैं, पैसे है ही नहीं उनके पास, तो कहां रहेंगे, घर में ही रहेंगे, क्योंकि खर्चने के लिए पैसे ही नहीं है। मार्केट में कब जाओगे, जब पैसे होंगे, तो जब पैसे नहीं तो कहां पड़े रहेंगे, एक ही जगह पड़े रहेंगे घर पे ही। लेकिन अगर पैसे आ जाए, एनर्जी आ जाए, तो वो क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, दूर दूर जाएंगे, चलो भाई भागो भागो भागो। वही बात यहां होती है। सॉलिड के केस में कह रहा हूं पार्टिकल दूसरे के पास पास है। क्यों पास पास है भाई, क्योंकि इनके पास भागने के लिए उतनी एनर्जी नहीं है, तो एक ही जगह पड़े रहते हैं। एक ही जगह पड़े रहेंगे तो एक दूसरे में जान पहचान बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा के लिक्विड में क्या होगा, थोड़े से पैसे आ गए, तो थोड़े से पैसे आते ही जान पहचान रखेंगे, लेकिन बस काम चलाओ सी, अपना काम भी करना है। गैस में पैसे इतने सारे आ गए कि भी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, सभी अपने आप में घूम रहे हैं, सबको अपने अपने पैसे खर्चने हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। कौन सी, मोशन में यूज हो रही है ना, तो उसको हम नाम देते हैं उसकी थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी बोल देते हैं, हीट एनर्जी बोल देते हैं, या थर्मल एनर्जी भी बोल देते हैं। आपको वैसे इसको थर्मल एनर्जी क्यों बोल रहे हो, मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है बेटा, ये एक तरह की काइनेटिक एनर्जी ही है। लेकिन आप एक बात देखिए ना, हम जब आइस को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बना है ना, और जब लिक्विड को हीट किया तो वो क्या बने, वेपर बने।
ऐसे ही हो रहा है, पानी को गर्म किया तो वेपर बन गए, आइस को गर्म किया तो लिक्विड बन गया। इसका मतलब कि हीट जब दे रहे हैं तब मैटर की स्टेट बदल रही है। मतलब किसकी वजह से स्टेट अलग हो रही है? हीट की वजह से। किसकी वजह से? हीट की वजह से। हीट कम कर देंगे तो स्टेट अलग आ जाएगी, हीट ज्यादा कर देंगे तो स्टेट अलग आ जाएगी। और जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, या हीट कम करते हैं तो टेम्परेचर घटता है। इसका मतलब कि वो जो पार्टिकल्स की स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक तरीके से टेम्परेचर पे या हीट एनर्जी पे। और हीट को टेम्परेचर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? हीट एनर्जी बोल रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसका मतलब कि मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म है वो दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे और एक थर्मल एनर्जी पे। याद है, बात समझ में आ गई होगी? मजा आएगा पढ़ने में आज, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा वो टॉपिक आपको। ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट मजा आएगा अगर आप बिल्कुल डेली रेगुलर टॉपिक को पढ़ोगे, सुनोगे ध्यान से। ठीक है, चलिए अब बात आती है, अब आपने खुद देखा भाई कि सर सॉलिड के अंदर ना फोर्स ज्यादा है और एनर्जी उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं। गैस वाले केस में एनर्जी ज्यादा है, फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। यानी जिस मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, उनके पास थर्मल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और जिनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा उनके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। यानी यहां से मैं एक बहुत अच्छी बात लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कि जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल एनर्जी के। आई होप कि अब आपको टॉपिक समझ में आने लग गया होगा। आसान लगा? मजा आया? बिल्कुल। चलिए, तो मजा आया तो उस मजे को शेयर भी कीजिए कि हमें मजा आ रहा, तो मोरो भी कहते हैं तुम भी मजे लो, क्योंकि मजे बांटने से बढ़ते हैं। कभी क्लास में आप अकेले फ्रेंड मजे करते हो कि सभी फ्रेंड मिलकर मजे करते हो? पार्टी करने जाते हो तो अकेला मजे करने जाता है कि सभी फ्रेंड मिलकर पार्टी करते हैं? ज्यादा मजा किसमें आता है? अकेले पार्टी करने में कि फ्रेंड के साथ पार्टी करने में? फ्रेंड के साथ। तो यहाँ अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो उस मजे को शेयर करो ताकि बाकी फ्रेंड्स भी क्या करें? मजे ले सके। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए इसको साफ कर दें। करते हैं जी। अच्छा जी, साफ हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आता है कि सर सभी चीजों में, मान लीजिए सभी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो क्या सभी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स एक जैसा ही होगा? या सभी लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स एक जैसा ही होगा? ऐसा तो नहीं है बेटा। क्या सभी लिक्विड एक जैसा होते हैं? कोई गाढ़ा होता है, कोई गाढ़ा नहीं होता है। जैसे शहद है, शहद गाढ़ा होता है, पानी तो गाढ़ा नहीं होता। मरकरी है, देखिए मरकरी कितना गाढ़ा होता है, मतलब हैवी सा होता है ना, लेकिन पानी तो इतना हैवी नहीं है। लिक्विड दोनों है। ठीक है, ऑयल देख लीजिए आप, तो हर एक लिक्विड है, लेकिन उन लिक्विड के अंदर भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग है। कोई बहुत ज्यादा पतला है, कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा है। वैसे सॉलिड में बात कर रहे हैं कि कोई तो बहुत हार्ड होता है, जैसे ईंट है, ब्रिक हम बोलते हैं ना, ब्रिक, वो बहुत हार्ड है। लेकिन क्या पनीर उतना हार्ड है? नहीं, पनीर तो उसके कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप क्या कीजिए, आप पनीर को बिल्कुल ईंट की शेप में काट लीजिए, उस पर रेड कलर कर दीजिए बिल्कुल ईंट जैसा, और फिर वो किसी जगह फेंक के मारिए, उसको लगेगा तो नहीं, वो डर तो जाएगा एक बारी, अरे ईंट आ गई, बट वो लगेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ये तो पनीर था, कोई बात नहीं। सेकंड टाइम उसको ईंट ही फेंक के मारिए, अब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अब सिर फूट जाएगा उसका, है ना। तो देखिए दोनों सॉलिड दिख रहे थे, लेकिन दोनों सॉलिड में प्रॉपर्टी अलग है। एक बहुत एक्चुअल में सॉलिड है और एक सिर्फ दिखने में सॉलिड है। इसका मतलब सभी सॉलिड में एक जैसा फोर्स काम नहीं कर रहा है पार्टिकल्स के बीच में, सभी लिक्विड में एक जैसा फोर्स काम नहीं कर रहा है पार्टिकल के बीच में, और सभी गैस के अंदर भी एक जैसा फोर्स काम नहीं करता है पार्टिकल्स के बीच में। इसका मतलब कि फोर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? फोर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। तो यानी कि टॉपिक क्या बनता है, हम अब सीखेंगे कि कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं। ये आने आपको बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में? आपने पढ़ना है मैटर के बारे में, और मैटर में क्या है, फोर्स है। फोर्स है ना मैटर में। इसका मतलब
कि अगर आपको मैटर के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, तो इन फोर्सेस की नॉलेज भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैं आपको दे रहा हूं नॉलेज फोर्स की, ठीक है। चलिए, तो टोटल 5 या 6 तरह के फोर्स होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 5 मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको 6 मिलेंगे, बट वो डिपेंड करता है। मैं 6 मानता हूं कि 6 फोर्स होते हैं। वो 6 कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। सबसे पहला जो फोर्स होता है हमारा, सबसे पहला फोर्स हमारा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां तक समझ में आया? एक तो ये फोर्स होता है, ठीक है। ऐसे फिर फोर्स होता है, इसको बोलते हैं डाइपोल, क्योंकि सर क्या नाम लेके आ गया, डाइपोल डाइपोल कर रहे हो बेटा, यही क्या करें, बताएंगे आपको इसके मतलब समझ में आता है ना, चीज का वो इजी बन जाती है हमारे लिए। तो दूसरा क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तीसरा होता है लंदन फोर्स, इसको हम डिस्पर्सन फोर्स बोल देते हैं पहले तो, लंदन फोर्स तो हम बाद में कहेंगे। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। इसका और एक नाम भी होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अगर हम कंप्लीट नाम बोले तो बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से एक फोर्स होता है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये डाइपोल आयन बोल देते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसी तरह एक फिफ्थ जो मैं मानता हूं कि होता है, कुछ बुक्स में नहीं है, कुछ बुक्स में है, बट होना चाहिए, वो अच्छा फोर्स है, वो भी काम करता है वो भी, दैट इज आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और बिल्कुल लास्ट जो आपका है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत अच्छा फोर्स है ये भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत काम आती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 6 तरह के फोर्स आपके मैटर में हो सकते हैं, अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा है, पार्टिकल बदल जाएगा तो फोर्स भी बदल जाएंगे उनके बीच में। ये बात ध्यान में आ गई कि जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्स आपके हैं वो सब डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, मेनली नेचर ऑफ पार्टिकल पे आपके वो डिपेंड करते हैं। अब इनमें से जो आपके ये पहले 3 फोर्स है ना, ये पहले 3 फोर्स, इन पहले 3 फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन पहले 3 फोर्स को हम वैन डर वाल फोर्स भी बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि वैन डर वाल ने इसकी डिस्कवरी की थी, इनके बारे में स्टडी की थी। तो वैन डर वाल फोर्सेस हम इन तीनों को बोलते हैं। इन बाकियों को हम वैन डर वाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ये आपके नॉर्मल इंटरमोलिकुलर फोर्स आते हैं, लेकिन जो आपके पहले 3 आते हैं ये आपके वैन डर वाल फोर्सेस में आते हैं। क्लियर हुआ? पढ़ने में मजा आया? और भी मन कर रहा होगा पढ़ने का, लेकिन बेटा अगर आपको और पढ़ना है तो आपको कल वापस आना पड़ेगा। अगर इन फोर्सेस को आपको पढ़ना है, अगर आपको लगा कि अरे हाँ आज तो टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इस लेक्चर में भी बहुत मजा आया, बोर नहीं हुए हम, इंटरेस्टिंग सा लगा हमें, तो अगर आपको ऐसा ही इंटरेस्ट और लेना है, ऐसा ही मजा और लेना है, तो इसके लिए आपको कल फिर आना पड़ेगा, जहां पर आपको मैं इन सभी फोर्सेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, वो सब बातें। और उसके बाद हम बात करेंगे फिर टॉपिक पे आगे। तो आज के लिए करते हैं अपनी वाणी को बंद, शांति देते हैं और आपको बोलते हैं ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। और अगर नहीं आया होगा तब तक, मुझे नहीं पता कि आया होगा नहीं आया होगा तब तक, अगर तक नहीं आया होगा तो ऑल द बेस्ट, और अगर आ गया होगा तो कांग्रेचुलेशंस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे ना? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।